Hello student. Today we discuss about the concept of multiple reflection, intensity distribution formula, and it is applied in the Fabry-Perot interferometer. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स एंड इट्स इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। तो रिफ्लेक्शन के कारण इंटरफेरेंस कैसे बनेगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जहाँ पर टू पैरेलल प्लेट्स के बीच में उनका इंटेंसिटी वेरिएशन क्या होगा, और ये रिजल्ट फैब्री-पेरॉट इंटरफेरोमीटर में यूज होता है जो रिजॉल्विंग पावर के लिए फेमस है। तो पहले हम लोग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला एक्सप्लेन करेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बेस पर, उसके बाद फंक्शन ऑफ फैब्री-पेरॉट इंटरफेरोमीटर एंड एप्लीकेशन ऑफ फैब्री-पेरॉट इंटरफेरोमीटर। तो ये सब टर्म हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और बारी बारी से सभी फंक्शन पूरा करेंगे। तो पहले मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसमें इंटेंसिटी का वेरिएशन क्या होता है, ये एक्सप्लेन करते हैं। तो एक टॉपिक या कंटेंट लिया जाएगा जिसका नाम होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। टू पैरेलल प्लेट्स, तो इसमें हम लोग लेंगे जैसे टू पैरेलल प्लेट्स कहीं भी ले लिया जाए, इस टू पैरेलल प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स ऐसे, और एक लाइट सोर्स इधर लिया जाता है, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स। इसमें से एक रेज को ऐसे लेते हैं डेंसर मीडियम में, फिर रेयर मीडियम में, फिर यहाँ से ये डेविएट होकर ऐसे निकलती है रेज। यहाँ पर पार्टली इसका रिफ्लेक्शन होता है, कुछ पोर्ट रिफ्लेक्ट होता है, इसमें इनर सरफेस को सिल्वर्ट कर दिया जाता है। फिर ये यहाँ से कुछ पार्ट निकलता है इस तरह से, और फिर यहाँ से पैरेलल रेज, फिर इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से ट्रांसमिट होती है कुछ रेज, फिर कुछ रिफ्लेक्ट होगी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, फिर यहाँ से कुछ ट्रांसमिट होगी। यही प्रोसीजर
चलेगा। तो यहाँ से जो इंसिडेंट वेव है इसको मान लेंगे कि y इक्वल टू a e का पावर i ओमेगा t वेव जा रही है, टाइम का फंक्शन है, साइन कोसाइन पीरियाडिक। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि सोर्स A है, ये B1, यहाँ पर C1 पॉइंट है और इधर ये जा रही है सपोज कीजिए D, इसको ट्रांसमिटेड वेव T और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर जा रही है वेव तो कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ ट्रांसमिट हो रहा है, फिर यहाँ से कंप्लीट रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर यहाँ पर ट्रांसमिट हो रही है, इसके बीच में रिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसे वेव का बार बार रिफ्लेक्शन होगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट है B1 C1, इसको हम लोग ले लेंगे B2, ये हो जाएगा C2, ये B1 है, B2 ले लेंगे। उसी तरह से B3 C3 D3, इसको B4 C4 D4 B5 C5 ऐसे टर्म। और ये प्लेट P1 है और प्लेट P2, टू पैरेलल प्लेट्स। तो यहाँ पर एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है और यही मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, एक रे जा रही है, इसी तरह सभी रे जाएगी, सबका रिफ्लेक्शन होगा इसके बीच में और ट्रांसमिशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है और टू पैरेलल प्लेट्स है, अगर ये रेज बार बार रिफ्लेक्ट होती है तो कौन सी ऑप्टिकल फेनामेना एग्जिस्ट करेगी और इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाएगा, इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे होगा। इंटेंसिटी वेरिएशन जब होने लगता है तो वही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की घटना बन जाती है, कहीं मैक्सिमा होगा कहीं मिनिमा होगा। तो इस रिजल्ट को हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन से समझेंगे और इसको सबसे पहले समझाने वाले साइंटिस्ट थे फैबरी एंड पेराट, दो लोग मिल करके इस इवेंट्स को समझाए ऑप्टिकल सिस्टम में कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन से इंटरफेरेंस कैसे फाइंड होगा, और वही प्रॉपर्टीज कहलाता है फैबरी पेराट इंटरफेरेंस, और पूरा जो सिस्टम है वो कहलाता है फैबरी पेराट इंटरफेरोमीटर। इस दोनों प्लेट को आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दोनों में से किसी एक प्लेट को वेरी कराया जाता है, पाथ डिफरेंस चेंज किया जाता है, और जब दोनों को फिक्स कर दिया जाता है तो फैबरी पेराट इटलान कहा जाता है उसको। तो ये आगे मिलेगा टॉपिक्स में। हम लोग अभी पहले मल्टीपल रिफ्लेक्शन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स से एक इंटेंसिटी वेरिएशन फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं और उसका यूज करेंगे फैबरी पेराट इंटरफेरोमीटर में। तो देखिए इसमें एक एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है, पहला जो है एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है, और दो पैरेलल प्लेट ली जाती है जिसका इनर सरफेस कोटेड किया जाता है या पॉलिश कर देते हैं जिससे रिफ्लेक्शन हो फास्ट, और ये सेमी सिल्वर्ड की जाती है जिससे कुछ पार्ट लाइट का ट्रांसमिट होकर बाहर निकले। अब ये पैरेलल रेज है, इसको कहीं हम लोगों को फोकस करना है तो अगले टॉपिक में हम लोग इसी को देखेंगे। अगर लेंस लगा दिया जाए इस यहाँ पर एक ऐसे, तो इस लेंस पर जा करके ये रेज जो होगी कहीं ना कहीं फोकस होगी ऐसे, तो फ्रिंज बनेगी। उस फ्रिंज का नेचर क्या होगा तो ये अगले टॉपिक में हम लोग यहाँ के बाद की चर्चा करेंगे।
अभी हम लोग इसी का मीनिंग समझना चाहते हैं कि इसके इंटेंसिटी का वेरिएशन बार बार रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन से कैसे होगा, उसका कंसेप्ट क्या है। तो पहले हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको अभी रहने देंगे। देखिए, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है ये, इसका मीनिंग होगा एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंडेड लाइट सोर्स, ये सेमी सिल्वर्ड है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन जोन यही है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहीं पर हो रहा है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन जोन और रीजन, ये ट्रांसमिटेड वेव है, इसमें वेव जा रही है। अब यहाँ पर एक हम लोगों को मीनिंग एक्सप्लेन करना है। यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन प्लेट P1 एंड P2, ट्रांसमिटेड वेव बाहर निकल रही है। देखिए, एक चीज लेट मल्टीपल रिफ्लेक्शन exist between two parallel plates P1 P2, P1 P2 के बीच में मल्टीपल रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा और सभी रेज ये इस पर फोकस होगी तो सबका बिहेवियर यही होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट मिलेगा। अब देखिए, एट पॉइंट C1 पॉइंट C1 इंसिडेंट वेव इज partly reflected and partly transmitted, पार्टली रिफ्लेक्ट होगी, पार्टली ट्रांसमिट होगी। अब देखिए, इसमें यह है कि पार्टली रिफ्लेक्शन पार्टली ट्रांसमिशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक का मीनिंग देखते हैं। अब इस टॉपिक को कई दिन तक एक्सप्लेन करना है, कई पीरियड में एक्सप्लेन होता है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन कंडीशन है, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स होगा, सभी रेज इस पर अलाउ होगी और यही एक रेज का जो विधि विधान आ रहा है इसमें वही सबके लिए आएगा। सबसे रेज निकलेगी, यहाँ से मल्टीपल ट्रांसमिटेड रेज इमर्ज आउट होगी और मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो इसका इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड वेरिएशन क्या होगा। इंसिडेंट वेव हम लोग मान लिए इस रूप में लिया जा रहा है, आई ओमेगा टी प्लस या माइनस कोई एक ले लिया जाए, तो ये टर्म आएगा यहाँ पर। अब दूसरा है कि C1 पर कुछ जो इंसिडेंट वेव जा रही है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ ट्रांसमिट हो रही है, तो इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे होगा ये फाइंड करना चाहते हैं। तो देखिए, if R and T are reflection and transmission, reflection and transmission coefficient of intensity then amplitude of
these waves are expressed as, देखिए इसमें इंसिडेंट वेव को माना जाता है, एम्पलीट्यूड होगा इसका कुछ। अब यहाँ से जो वेव जा रही है उसका रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन हो रहा है, और यहाँ से जो जा रही है वो भी ट्रांसमिशन हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एम्पलीट्यूड अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो इंटेंसिटी भी फाइंड हो जाएगी। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन है, उससे हम लोग कोई भी कंडीशन फाइंड करेंगे इंटेंसिटी का। तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो एक टर्म हम लोग यहाँ पर लेंगे। देखिए इसको, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कंडीशन लिया जा रहा है कि बिटवीन P1 P2 होगा। टी आर को रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट माना जा रहा है, टी को ट्रांसमिशन कोफिशिएंट माना जा रहा है इंटेंसिटी का। देन एम्पलीट्यूड ऑफ दीज वेव्स आर एक्सप्रेस्ड एज, एम्पलीट्यूड क्या होगा ये हम लोग लेंगे। अब देखिए इसको एक लैंग्वेज के रूप में एक्सप्रेस करना है, उसका मीनिंग समझना है। जैसे एम्पलीट्यूड होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जोन है, तो देखिए अभी एम्पलीट्यूड किसी भी सिस्टम में आएगा एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल होता है रूट इंटेंसिटी। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू रूट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव B1 C1 जो इस जोन में एंट्री करेगी, इंसिडेंट लाइट मान लीजिए जहाँ से भी आ रही है, सोर्स से ले लिया गया इसको, इसमें जो इंटर कर रही है B1 C1, इसी वेव का दो पार्ट में ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पर और रिफ्लेक्शन हो रहा है, दोनों घटना इसी की घटेगी। तो इसका कितना इंटेंसिटी होगा, एम्पलीट्यूड होगा, इसको फाइंड करना चाहते हैं। तो टी ट्रांसमिटेड वेव का इंटेंसिटी मान लिया गया और आर रिफ्लेक्टेड वेव का इंटेंसिटी मान लिया गया। तो देखिए जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव B1 C1 होगा ये इक्वल टू होगा रूट टी, ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पर, तो ट्रांसमिशन के लिए हमको टी लेना है और रिफ्लेक्शन के लिए आर, तो इतना होगा। अब दूसरा देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ वेव C1 D1, जो वेव यहाँ पर जा रही है, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर 100% एनर्जी जा रही है, तो इस 100% का कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। तो इस 100% का कितना ट्रांसमिशन हुआ ये नहीं पता, हम लोग टी मान रहे हैं। तो ये रूट टी एनर्जी जा रही है या एम्पलीट्यूड जा रहा है, इंटेंसिटी जा रही है, इसी का दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइडेशन हो रहा है, एक पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है और दूसरा पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन, अब जो एनर्जी जा रही है रूट टी का रूट टी पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा और रूट टी का रूट आर पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। इसी का कितना पार्ट जा रहा है इसी का रिफ्लेक्शन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है किसी को भी, तो आप लोग यहाँ पर ये लेंगे रूट टी का रूट टी पार्ट C1 से D1 की ओर जा रहा है। इस वेव को हम लोग मान लेंगे कि ये वेव Y1 है, ये Y2 है, Y3 है, ऐसे बढ़ेगी। तो इसका मीनिंग हो गया कि ये हो गया T, इतना लिख सकते हैं इसको। अब देखिए एम्पलीट्यूड
ऑफ वेव C1 B2। जो C1 B2 है रिफ्लेक्ट हो रही है, तो C1 के पास जो एनर्जी है रूट T और इसका रूट R भाग रिफ्लेक्ट होगा। तो इसी जो एनर्जी यहाँ जा रही है उसी का ट्रांसमिशन हुआ एक बार और एक बार रिफ्लेक्शन हुआ। तो इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन की जो है R है, ट्रांसमिशन की T है, तो रूट T का रूट R पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाना पड़ता है। देखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव B2 C2। अब जो B2 से C2 जा रही है, तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है उसकी वैल्यू इतना है इंटेंसिटी का, तो ये होगा रूट T रूट R का रूट R पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इतना लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया R रूट T। अब अगला मीनिंग है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव C2 D2। अब जो दूसरी वेव यहाँ से निकलेगी, पहले C1 D1 थी, C2 D2, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो इतना पार्ट यहाँ तक आया है। अब इसी का रूट T पार्ट इधर जाएगा और रूट R पार्ट इधर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका R रूट T का रूट T पार्ट बाहर निकलेगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे कितना TR। अब देखिए यहाँ पर जो वेव पहुँची है इसी का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, तो अब हम लोगों का जो मीनिंग आएगा ऐसे, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव C2 B3। C2 B3 आ रहा है, तो C2 से B3 जो वेव जा रही है, C2 पर जो वेव आई है उसकी वैल्यू इतना है, तो इसी का रूट R पार्ट इधर जाएगा और मान लीजिए यहाँ से फिर एक बार रिफ्लेक्ट होगा, तो ये पोर्शन हमारा है जो इस पॉइंट पर मिला था। अब इसका हो जाएगा R रूट T और रूट R रिफ्लेक्ट होगा C2 से B3। इसी तरह से एम्पलीट्यूड ऑफ वेव B3 C3 निकालेंगे, तो यहाँ पर इतनी वेव आई है इंटेंसिटी। अब इसका एक बार और रिफ्लेक्शन होगा तो रूट R पार्ट इसमें जाएगी, तो ये होगा R रूट T रूट R और रूट R, तो ये हो गया R स्क्वायर T या TR स्क्वायर, R स्क्वायर हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन के कारण एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होगा ये मिलेगा। इसी तरह से एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, अब हम लोग सीधे इसी तरह फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो वेव जा रही है तो B3 C3 पर इतनी वेव जा रही है, ये रूट T था, वेव C3 D3 इक्वल टू हो जाएगा रूट T R स्क्वायर का रूट T पार्ट ट्रांसमिट होगा, तो ये हो गया TR स्क्वायर। तो इसी तरह से और भी वेव ले सकते हैं। अब अगली वेव जो यहाँ से पार करेगी, तीसरी वेव जा रही है, पहला का एम्पलीट्यूड हुआ T, दूसरा का TR, तीसरा का TR स्क्वायर। तो पहला ट्रांसमिटेड वेव है T, दूसरा में रिफ्लेक्शन आ गया TR, T कांस्टेंट है, रिफ्लेक्शन का स्क्वायर बढ़ता जा रहा है दूसरा बार। इसी तरह तीसरी वेव आएगी तो ये R क्यूब होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एक दो दिखा देते हैं और सीधे एक अब हम लोग जनरल ले लेते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव C4 D4, तो ये आता है TR क्यूब एंड सो ऑन, इसी तरह से बढ़ता जाएगा।
अब देखिए, जब ये प्रक्रिया पूरी होती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन में, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो रिजल्टेंट वेव इसकी जाएगी, पहली ट्रांसमिटेड वेव y1 है, तो उसका एम्पलीट्यूड t है। तो इसमें हम लोग लेंगे नाउ इंसिडेंट वेव इज टेकन एज, इस वेव को हम लोग लिए थे y इक्वल टू, यहाँ पर था a e टू दी पावर i ओमेगा t एज y इक्वल टू a e टू दी पावर i ओमेगा t, देन वेव इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड डॉट transmitted waves are expressed as, तो वेव का इक्वेशन कैसे एक्सप्रेस होगा ये देखिए आप लोग। जो पहली वेव होगी y1 ट्रांसमिटेड वेव है, तो y1 का इक्वेशन होगा y1 इक्वल टू a t और e टू दी पावर i ओमेगा t, इतना मिलेगा पहली वेव। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वेव निकल रही है C1 D1 ट्रांसमिटेड, उसका एम्पलीट्यूड t चेंज हो रहा है। इनिशियल वेव का कैरेक्टर ये है a e टू दी पावर, अब इसमें साइन कास दोनों है, पीरियाडिक फंक्शन है, तो इतना से रिप्रेजेंट करते हैं वेव को। तो a के साथ एम्पलीट्यूड लग गया t, पहली वेव का एम्पलीट्यूड है t। दूसरी जो वेव जा रही है उसका है TR, तो दूसरी वेव हो जाएगी यहाँ पर, दूसरी वेव होगा ATR, एम्पलीट्यूड लिया जाएगा पहले से है e टू दी पावर i ओमेगा t माइनस i डेल्टा। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट होगा कि व्हाट इज डेल्टा। तो यहाँ पर एक हम लोग यहाँ सपोर्ट लेंगे ये कि जो वेव C1 से B1 जा रही है, B2 से C2 जा रही है, एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है पहली वेव से, तो जब एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इसमें आएगा तो करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस होगा कुछ न कुछ, तो वही फेज डिफरेंस को हम लोग लेते हैं I डेल्टा। अब जैसे आप पढ़ते हैं कि थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी, तो समान राशियों को ही हम लोग जोड़ते हैं घटाते हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा के टर्म में आएगा, आई है कॉम्प्लेक्स तो इसके साथ भी आई है। तो यहाँ पर हम लोगों का इक्वेशन जो बना, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन पढ़ते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव फेज, तो यही होता है। इसमें से आई को कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, तो कोई एक वे लिया जाएगा यहाँ पर। तो इतना यहाँ मीनिंग है कि डेल्टा इक्वल टू है फेज डिफरेंस, और ये फेज डिफरेंस क्यों है, इसलिए है कि पहली जो वेव जा रही है उससे ये अधिक पाथ ट्रेवल करके निकलेगी यहाँ से, तो एक्स्ट्रा पाथ चलने के कारण अब आप लोग ये पढ़े हैं कि जहाँ भी पाथ डिफरेंस होगा वहाँ फेज डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा फाई इक्वल टू फार्मूला है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो जब फेज डिफरेंस मिलेगा तो पाथ डिफरेंस मिलेगा तो फेज डिफरेंस भी मिलेगा, तो ये लिया जाएगा। फर्स्ट रिफ्लेक्टेड वेव का फेज डिफरेंस इतना लिया जाएगा। इसी तरह से अब देखिए दूसरा जो इक्वेशन होगा y3 इक्वल टू ATR स्क्वायर, इसका जो वेव जा रही है C3D3,
तीसरी वेव C3D3, इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है TR², और ये होगा e⁻⁰ I डेल्टा। अब ये दो बार रिफ्लेक्ट हो रही है, ये एक बार में जा रही थी तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, फिर एक बार आई डेल्टा पाथ डिफरेंस होगा, क्योंकि ये पैरेलल प्लेट है, लाइट सेम सोर्स की है, सेम स्पीड से मूव करेगी, तो इसमें 2 टाइम्स ले लेंगे। इसी तरह से Y4 लिखना होगा ATRQ। अब जो एम्पलीट्यूड आएगा इसका सिमिलरली इतना लिखेंगे, तो यहाँ पर हो गया I⁻t−3I डेल्टा। इसी तरह से एंड सो ऑन आगे बढ़ेंगे तो टर्म मिलते जाएंगे। तो ये वेव हमारी निकल रही है जिसका एम्पलीट्यूड मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण चेंज हो रहा है। तो इनिशियल जो वेव थी उसका एम्पलीट्यूड हम लोग माने थे A, अब फर्स्ट ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड है AT, चेंज हो रहा है रिफ्लेक्शन के कारण, ये बढ़ता जाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, मल्टीपल कराने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये हम लोगों को फाइनली कंक्लूजन के समय पता चलेगा कि ये विधि विधान क्यों किया गया है, क्यों पढ़ा जाता है और इससे क्या एडवांटेज है। तो इसको हम लोग पहले इक्वेशन कैसे आया ये लेते हैं, और ये एम्पलीट्यूड कैसे डिसाइड होगा ये समझना होता है कि कैसे हम लोग इस तरह का एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन में। तो ये एम्पलीट्यूड है, ये इंटेंसिटी है, एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल होता है रूट इंटेंसिटी। तो इससे हम लोग इक्वेशन बना लिए। अब यही इक्वेशन सभी यही वेव जा करके अगर सपोज कीजिए कहीं सुपरपोज होती है, ऐसे इसको सुपर इम्पोज कराना पड़ेगा, नहीं तो सीधे इनफाइनाइट पर चली जाएगी, तो लोकेलाइट फील्ड फ्रिंज बनाना पड़ेगा इसमें। अब यही कहीं पर सुपर इम्पोज होती है ऐसे, तो वहाँ फ्रिंज बनेगी और वही इंटरफेरेंस फ्रिंज होगी, क्योंकि एक सिंगल सोर्स से लाइट जा रही है, फिर यही डबल सोर्स के रूप में काम कर रही है या मल्टीपल सोर्स के रूप में काम करने लगेगी। तो यहाँ पर फ्रिंज बनेगी इंटरफेरेंस से। इसका नेचर क्या होगा, अगर फ्रिंज को हम लोग एक्सप्लेन करने लगेंगे इसमें, तो उस टॉपिक या कंटेंट का नाम होगा फैब्री-फेराट इंटरफेरोमीटर, तो भी आएगा। लेकिन पहले इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इक्वेशन क्या मिलेगा, तो इन सभी का सुपरपोजिशन कराकर रिजल्टेंट वेव निकाला जाए कि इसका सुपरपोजिशन के बाद रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा। तो ये सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको समझाया गया है, रूट टी का मीनिंग क्या है, रूट आर का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि इंसिडेंट वेव का, एक बार और एक को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, इंसिडेंट वेव की जो एनर्जी है रूट टी जा रही है, इसी का इधर जाएगी तो रूट टी पार्ट ट्रांसमिट होगा, और इधर जाएगी तो रूट टी का रूट आर पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। इसी को यहाँ पर लिखा गया है, यही लिखा गया है ये, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो। जो एनर्जी जा रही है उसी का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ ट्रांसमिट हो रहा है, तो यही हमारा रूट टी जा रहा है यहाँ से, इसी का रूट टी पार्ट ट्रांसमिशन माना गया है और रूट आर पार्ट रिफ्लेक्शन माना गया है। तो यहाँ पर दोनों का रिजल्ट मिलेगा। यही प्रक्रिया बार बार समझाई गई है। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए, नाउ आफ्टर सुपर पोजिशन ऑफ y1 y2 y3 dot dot, the resultant wave will be
तो रिजल्टेंट वेव y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट इस तरह से y4 प्लस जितना टर्म लेना है ले सकते हैं, जनरल टर्म ये। अब इसका y1 की वैल्यू है ए टी आई ओमेगा टी प्लस ए टी आर आई ओमेगा टी आई डेल्टा प्लस ए टी आर स्क्वायर 2i डेल्टा। इसी तरह से आगे ऐड करते जाएंगे, जितना टर्म लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। एक रास्ता क्लियर हो गया है कि ये ऐसे लेना है हम लोगों को, किसी रूल के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं तो ये रूल अप्लाई होता है इसमें। इसी तरह से ए टी आर क्यूब ई टू दी पावर आई ओमेगा टी माइनस 3i डेल्टा प्लस डॉट ऐसे ले लेंगे इसमें। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ए टी को कॉमन करेंगे और इसको भी कॉमन कर लेंगे एक पार्ट, तो ये होगा 1 प्लस आर ई टू दी पावर आई डेल्टा और प्लस आर स्क्वायर ई टू दी पावर 2i डेल्टा प्लस आर क्यूब 3i डेल्टा प्लस जितना टर्म लेंगे और ई टू दी पावर आई ओमेगा टी। तो जो इनिशियल वेव का कैरेक्टर था ये वो रहेगा, रिमेनिंग पार्ट जो होगा सब इसका एम्पलीट्यूड बनेगा। अगर एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हम लोग काउंट कर लेते हैं तो इंटेंसिटी कैसे निकलेगी ये भी काउंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, ए ई टू दी पावर आई ओमेगा टी वेयर ए इज called resultant amplitude and expressed as। अब ए की जो वैल्यू यहाँ पर ली जा रही है, किसी भी वेव का जो कोफिशिएंट होता है ये पूरा एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि वेव का इक्वेशन ही होता है ए ई टू दी पावर आई ओमेगा टी, तो यही पोर्शन एम्पलीट्यूड होता है। तो ये वेव का नेचर है पीरियाडिक, और इसका रिमेनिंग पार्ट जो भी होगा एम्पलीट्यूड को शो करेगा। तो एम्पलीट्यूड हो गया ये। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर इतनी ली गई है, ए टी 1 प्लस आर आई डेल्टा प्लस आर स्क्वायर 2i डेल्टा आर क्यूब 3i डेल्टा प्लस डाटा, ये एम्पलीट्यूड है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग अपना इंटेंसिटी फार्मूला फाइंड करते हैं, इसके इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करते हम लोग कि ये रूप कैसे सिंप्लीफाई होगा। रिजल्टेंट वेव निकालना है, कितनी वेव होगी। तो इस कैलकुलेशन को आप लोग सॉल्व करते हैं, एक टर्म पढ़ते हैं जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसी में ये है। तो सम ऑफ जीपी, जियोमेट्रिक सीरीज का सम का फार्मूला पढ़ते हैं आप लोग, उसी से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसके इक्वल होगा। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये किस रिजल्ट के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे। देखिए ये जो सीरीज है यहाँ पर सम ऑफ जीपी,
तो सम ऑफ जीपी के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो एक फार्मूला पढ़ते हैं आप लोग, ए अपान 1 माइनस ई का पावर आर या 1 माइनस आर, तो उसी से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसमें कॉमन है, ये जीपी सीरीज है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा a इक्वल टू 80 और 1 अपान 1 माइनस ई का पावर माइनस आई डेल्टा। तो इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं ए टी अपान 1 माइनस ई का पावर आई डेल्टा, इतना होगा इसका एम्पलीट्यूड। इक्वेशन 2 सम ऑफ जीपी। आर इसमें है तो आर को ले लेंगे हम लोग, आर एक छूट रहा है, इसमें आर भी है प्रोडक्ट, तो ऐसे लिख देंगे 1 माइनस आर, इतना होगा एम्पलीट्यूड। अब देखिए इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इज, अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लिए तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालते हैं कितना होगा। तो देखिए ए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को स्टार से दिखा देते हैं, ए टी अपान 1 माइनस आर, और जहाँ माइनस है आई वहाँ प्लस हो जाएगा आई डेल्टा, ये मिलेगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। क्यों ऐसा किया जा रहा है, अब देखिए आप, जैसे हम लोगों को इंटेंसिटी निकालना है तो इंटेंसिटी इक्वल टू होता है के ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो ए स्क्वायर मिल जाएगा। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और इसका लेते हैं तो इसको कितना लिख देते हैं, मॉड ए स्क्वायर, यही स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर मिल जाएगा इस एम्पलीट्यूड का, इंटेंसिटी मिलने लगेगी। तो शॉर्टकट ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको सॉल्व करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मेथड से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इंटेंसिटी निकल जाए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 अपान 1 माइनस आर ई टू दी पावर आई डेल्टा इंटू 80 अपान 1 माइनस आर ई टू दी पावर आई डेल्टा, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको देखिए, ये होगा ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर या ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ऊपर की वैल्यू हो जाएगी, ये इसमें मल्टीप्लाई है दोनों, तो ये इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे तो ये होगा 1 माइनस ई टू दी पावर आई डेल्टा, आर है इसमें 1, और एक टर्म मान लीजिए प्लस है, इसको हम लोग पहले इसे मल्टीप्लाई कर दें 1, और इसमें फिर दूसरा है माइनस आर ई टू दी पावर माइनस आई डेल्टा, फिर ये हो जाएगा प्लस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो एक प्लस है और एक माइनस, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। तो अब ये जो वैल्यू होगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपान 1 प्लस आर स्क्वायर,
और इसमें से टर्म है ये आर है को कॉमन कर लें हम लोग, माइनस आर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा e टू दी पावर आई डेल्टा प्लस माइनस आई डेल्टा, इतना लिख सकते हैं। अब एक फार्मूला होता है कि cos थीटा इक्वल टू ई का पावर आई थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा अपान 2। तो उस फार्मूला से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपान 1 प्लस आर स्क्वायर और माइनस 2r कास डेल्टा। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 2r कास डेल्टा, इतना लिख सकते हैं। इसको टी स्क्वायर, ऐसे इसमें 1 प्लस आर स्क्वायर, इसमें 2r ऐड कर दें और 2r सब्ट्रैक्ट कर दें तो इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ पर एडिंग 2r डिनोमिनेटर में एंड सब्ट्रैक्टिंग 2r ले लिया गया ये, तो ये होगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और प्लस 2r कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस कास डेल्टा, इतना हो जाएगा ये रिजल्ट। सिंप्लीफाई करते हैं कि स्टैंडर्ड फार्मूला बनाते हैं। अब देखिए फिर एक हमारा प्रीवियस नॉलेज है डेल्टा, तो 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ये फार्मूला यहाँ पर बन रहा है 1 माइनस कास डेल्टा। तो हम लोगों का जो वेव एम्पलीट्यूड होगा जो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपान 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो इसको हम लोग 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 लिख देंगे, इतना हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए 10 इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला इज फाइंड एज। अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला जो होगा इसमें देखिए एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, आई प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर या आई इक्वल टू के ए स्क्वायर या आई इक्वल टू ए स्क्वायर, के को डायमेंशन लेस मान लेते हैं 1 वैल्यू ले लेते हैं तो इतना हो। अब आई का जो वैल्यू होगा इसमें सीधे ए स्क्वायर है, हर समय ऐसे ही निकालते आए हैं आप लोग, तो इतना लिख सकते हैं 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला हो गया हमारा आई इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए इसको कहा जाता है दिस इज कॉल्ड
इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला in the multiple reflection system of parallel plates। पैरेलल प्लेट्स जहाँ भी ली जाएगी उसी के लिए ये फार्मूला आ रहा है। देखिए ये बहुत पहले का फार्मूला है जिसको हम लोग आज उतना ही महत्वपूर्ण समझते हैं। तो इसमें क्या क्या टर्म आया है, जो लाइट की इंटेंसिटी होगी इस घटना में ये डिपेंड कर रही है इनिशियल एम्पलीट्यूड, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट और फेज डिफरेंस। 3 टर्म आया है। वेव का कैरेक्टर उसी पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको कहा जाता है कि ये इसमें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बढ़ाते घटाते हैं तो इसका कैसे वेरिएशन होगा ये टर्म मिलेगा। तो बेसिक टर्म है उसी पर ये डिपेंडेंट फार्मूला है। इसमें एक टर्म ये लिया जाता है कि इसी को ऐसे भी लिख दिया जाता है a²t² अपान 1 + 4r1 - r का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा/2 ऐसे भी लिख देते हैं, या इसको लिखते हैं a²t² अपान 1 + f साइन स्क्वायर डेल्टा/2। f को कहा जाता है 4r अपान 1 - r का होल स्क्वायर। ये कोफिशिएंट ऑफ हाइनेस से कहा जाता है। आगे इसका मीनिंग एक्सप्लेन होगा। तो इस रूप में भी इंटेंसिटी को लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाएगा इस तरह से एंड सो ऑन। तो इंटेंसिटी वेरिएशन फार्मूला का अगले लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन से एक फार्मूला डिराइव किए हैं। अब इस फार्मूला का एप्लीकेशन कैसे होगा, फ्रिंज विजिबिलिटी, वेवलेंथ डिफरेंस, शार्पनेस, रिजोल्यूशन, ये सब टर्म आएंगे इसमें। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इसका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और फाइबरी पेराट इंटरफेरोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन की सहायता से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या इंटेंसिटी वेरिएशन फार्मूला फाइंड किए। अब इस फार्मूला का सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है, ये फाइबरी पेराट इंटरफेरोमीटर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।